जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा किसी इंडस्ट्री में नहीं आ सकता है। ऐसा कोई ड्रीम नहीं है जो आप देखें और वो रियल इस्टेट इंडस्ट्री इसमें पूरा नहीं हो सकता है। और एक रियल इस्टेट का बिजनेस ऐसा है जिसमें जीरो रिस्क के साथ में मिनिमम 15 से 18% का रिटर्न हर साल आपको सालों से मिलता आ रहा है और आने वाले सालों में मिलेगा। So this panel discussion આમાં કોઈ જ્ઞાનની વાતો નથી. Nothing about sharing any knowledge or anything, but it is about learning from the lives of some realtors who have become a brand of their own. So before I come to the panelists, start talking to them, ask them questions which might help you in understanding their success stories, which might help you in taking away something back at home which you can apply in your life for success. Let me start with one small incident. So I used to work with ICICI Bank, then I left and then I started on my own. शुरुआत में मुझे ऐसे लगता था कि यार ब्रोकर क्या होता है. I was not into this business then. So I was working as a consultant, advisor with 2 real estate developers. सूट पहनता था, मुझे अच्छा लगता था. आई एम एन कंसल्टेंट एडवाइजर एंड 2 रियल एस्टेट डेवलपर के साथ जयपुर के तब मैं काम करता था एंड आई वाज हेल्पिंग देम टू क्रिएट ए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सीपी नेटवर्क जो आजकल बोलते हैं अक्रॉस इंडिया. तो एक असाइनमेंट में आई वेंट टू कलकत्ता. तो जिस शहर में जाते थे हम वहाँ पे लिस्ट कौन ब्रोकर से उधर लीडिंग उधर के एंड किसको अप्रोच करेंगे, कौन हमारे लिए माल बेचेंगे. तो एक नाम आया एनके रियल्टर्स. ट्रस्ट मी, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बात है, मेरे लाइफ का सत्य घटना है. तब तक मेरे मन में कभी ख्याल नहीं आया था ब्रोकर बनने का. मुझे लगता था ब्रोकर कौन होता है यार, राइट. दी जनरल जो आइडिया लोगों के मन में होता है. एनके रियल्टर्स ने हमको अपॉइंटमेंट भी नहीं दिया और मुझे लगता था मैं कंसल्टेंट हूँ, एडवाइजर हूँ, इतने बड़े बिल्डर के लिए काम करता हूँ, उसको रिप्रेजेंट करता हूँ. उधर से मेरे को अपॉइंटमेंट भी नहीं मिला. 3-4 बार ट्राई किया तो किसी मैनेजर को मिलने के लिए मैं चला गया. एल्जिन रोड पे इनका ऑफिस देखा मैंने और तब जाके मुझे एहसास हुआ कि ये कितना बड़ा इंडस्ट्री हो सकता है. कोई इस इंडस्ट्री में एज ए ब्रोकर काम करते हुए कितना बड़ा आदमी बन सकता है. मतलब हिज कंपनी इंस्पायर्ड मी टू बिकम अ रियल्टर ऑन माय ओन. उस दिन मैंने डिसाइड किया यार कंसल्टेंट साइड पे रखो, एडवाइजर रखो, लोग चाय पिला दे, आइसक्रीम खिला दे, रात को दारू पिला दे, मुफ्त में सलाह लेते हैं 2-5 लाख रुपया देकर. असली पैसा कम कमाता है तो बोले बिल्डर और ब्रोकर. तो आई डिसाइडेड टू बिकम एन रियल्टर ऑन माय ओन. So this was his brand power. So what is a brand? What is branding? Branding is the process of creating your perception. Branding is the process of creating your image the way you want people to perceive you. लोगो, डिजाइन, ये सब उसके पार्ट है उसका, ब्रांडिंग के प्रोसेस का. Your brand is the way people talk about you when you are not in the room. That is your brand. Right or wrong? सबसे इजी लैंग्वेज में. दिस इज हाउ फॉर कॉमन पीपल लाइक अस. सो ऑल दिस जेंटलमैन हैव बिकम अ ब्रांड ऑफ देयर ओन इन अवर बिजनेस. अपने रियल एस्टेट ब्रोकिंग के कंसल्टेंसी के बिजनेस में. एंड विनोद भाई हैज चोजन द पैनल सो वेल. दे आर पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड. समवन इज 2nd, 3rd जनरेशन इनटू दिस बिजनेस. समवन रन्स एन मॉम एंड पॉप ब्रोकर शॉप फॉर 40 साल से और फिर भी आज सस्टेन्ड है, कंटिन्यूड है. नए नए बच्चे आ रहे, टेक्नोलॉजी ये सब बातें कर रहे हैं, फिर भी ये लोग उन्होंने अपने आप को रेलेवेंट बना के रखा है. तो ये कोई छोटी बात नहीं है. Someone who is talking about systems, processes. So let us learn from them, from their life, what has made them successful. So just because Ashok is just sitting next to me, Ashok Gupta, can you share with us about your life journey? What made you so successful and what do you do? Hi everyone. So this is my 32nd year, in fact 33rd year in real estate. So जब स्टार्ट में नॉर्मल सा ब्रोकर के साथ होता है, हम लोग कोई क्लाइंट लेके जाते हैं तो डायरेक्ट कुछ होता नहीं है, किसी ब्रोकर के पास लेके जाते हैं. तो स्टार्ट में ऐसा होता था किसी ब्रोकर के पास लेके और क्लाइंट हमेशा कार्ड उसको दे देता था, पहला अपना कार्ड. ऐसा होता था तो वो बहुत बुरा लगता था, यार ऐसा क्या है जो मुझे कार्ड नहीं दे रहा है, मेरा क्लाइंट मेरे को कार्ड नहीं दे रहा है, मेरा क्लाइंट वो जिसको मैं लेके गया उसको देता है. और वो हिट करता था मुझे, यार ये समथिंग प्रॉब्लम इन मेरे में प्रॉब्लम है कुछ तो. और उस पर मैंने काम करना स्टार्ट किया.
और 2 साल बाद उल्टा हुआ, वो क्लाइंट लेके आता था और वो क्लाइंट मुझे कार्ड देता था। सो ये जर्नी स्टार्ट हुआ, मुझे हमेशा लगा कि गैप्स है, जहाँ भी गैप्स है उसको फिल करता जाऊँ और वहाँ से यहाँ तक पहुँचे। टीम संभाल रहे हैं, किसी डील में मैं जाता नहीं हूँ, कोई डील का मैं पार्टिसिपेट नहीं करता, मैं जस्ट सिस्टम और प्रोसेस बना रहा हूँ ताकि कॉपी पेस्ट करके नया कुछ खड़ा कर सकूँ। मेरे बारे में थैंक यू। So those people who don't know Ashok Gupta, he runs an organization with team strength of more than 120 people, runs 6 branches, their major domain is commercial leasing, 8 cities. Now think about this, ये ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं, ऐसी हजारों कंपनीज होंगी जिनकी 100, 200, 500 ब्रांचेस होंगी, 1000, 2000, 10,000 एम्प्लॉइज होंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। बट सोचो, कंपेयर करो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इसके बारे में, उस इंडस्ट्री में जहाँ पे कोई एंट्री और एग्जिट बैरियर नहीं है। सबसे ज्यादा ब्रोकर्स कंप्लेन करते हैं, यार मुझे आदमी नहीं मिलते, आदमी मिलते तो टिकते नहीं है, मैं ट्रेन करता हूँ चले जाते हैं। वहाँ वैसी इंडस्ट्री में, वैसे सिनेरियो में ही इज मैनेजिंग ए टीम ऑफ 120 पीपल, दैट टू विदाउट मैंडेट लिए हुए। ये ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैंडेट वाले बिजनेस में स्केल करना थोड़ा इजी है, पर कॉमर्शियल बिजनेस में ज़्यादातर सेकेंडरी सेल होता है, इसमें रिटेन करना और स्केल करना बहुत डिफिकल्ट है। My next question will be to દીપેશભાઈ. He is એમની તો હોમ પેજ છે, અહીંયા જ રહે છે દીપેશભાઈ, અને હું ઘણા બધા વર્ષો પહેલા એમને એકવાર મળ્યો હતો, એમની ઓફિસે ગયો હતો, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર ટિપિકલ શોપ. I was just talking to him. દીપેશભાઈ is a realtor for last 40 years. આ હોલમાં જેટલા લોકો છે એમની એવરેજ એજ 40 નહીં હોય. 40 years he has been helping people buy, sell, lease, rent properties. So one question, બીજી પેનલ ડિસ્કશન પણ મેં જોયું હતું, બધા યંગ લોકો છે, એટલા બધા યંગ લોકો ટેકનોલોજી ને બધી વાતો કરે છે. સો દીપેશભાઈ, what has kept you relevant even today after spending so many years? Today when आपने जब काम शुरू किया होगा तब आपके एरिया में 2, 5, 10 ब्रोकर्स होंगे, आज 100 होंगे, 200 होंगे आपके एरिया में, मतलब बोरीवली, प्रोबेबली आई एम ट्राइंग टू गिव एन आइडिया. इतना सारा सप्लाई, इतने सारे लोग हैं, तो आपकी दुकान आज भी क्यों चल रही है? ब्रांड के बारे में बात करने से पहले विनोद ठक्कर, एक ब्रोकर ही बोलूंगा मैं, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया, इतने लोगों को बुलाया, लोग आउट ऑफ इंडिया, बॉम्बे से आए, इतनी बारिश होने के बाद भी बैठे. ब्रांड का डेफिनेशन उससे ज्यादा कैसे मैं दे पाऊंगा. ही इज द ओनली पर्सन who has thought to give back to the real estate industries by this BKP conclave. कितनी अंदर से इमोशंस होगी उनको कि मेरे को रियल एस्टेट को कुछ देना है. अभी तक कोई यूनिवर्सिटी ने, कोई एजुकेशन ने ये सोचा नहीं था जो विनोद भाई ने सोचा है. तो इट्स फ्रॉम हार्ट. थैंक यू विनोद भाई. 40 इयर्स मैंने निकाले. डेली सुबह भगवान को बोलता हूँ कि अच्छा हुआ डॉक्टर नहीं बना, एडवोकेट नहीं बना, बिल्डर नहीं बना, ब्रोकर बना. इट्स अ गॉड गिफ्ट. अगर कोई सेकंड जनरेशन नए यंग लोग जो बीकेपी में आए हैं, मैं आपको एक कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि इससे अच्छी लाइन बॉलीवुड भी नहीं है, इंडस्ट्री भी नहीं है, डॉक्टरी भी नहीं है, एडवोकेट भी. इतना सारा पैसा, इतनी सारी नॉलेज, आप रोज 20 लोगों को मिलते हो, सबसे सीखना है. कॉम्पिटिशन या बहुत सारा सप्लाई है. बॉम्बे की बात करूं अगर तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है. आप किस तरह से इसको देखते हो, कैसे आपकी सोच है? मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नाउ जो मार्केट में जो बिजनेस है वो एक्सपीरियंस और एग्रेशन दोनों साथ में जहाँ पे होगा ना, वो ये कर पाएगा. एक्सपीरियंस एंड एग्रेशन. तो मेरे को ऐसा लगा कि रिटायर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तो टाइम आया है कमाने का. तो कंपटीशन को मैं ऐसे देखता हूँ कि एक तमिल में एक सॉन्ग है, उसका एक कोट है, मैं उसको, अगर आपको उसमें पत्थर दिखेगा तो भगवान नहीं दिखेगा, अगर आपको कंपटीशन दिखेगी तो अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखेगी. तो ये इतना सप्लाई है, इतना ट्रेंड चेंज है डेली. किसी ने पूछा अभी आप क्या करते हो, तो मैंने बोला डेली सोचता हूँ नया पिक्चर कैसे रिलीज करते हैं, कौन से टॉप. तो समझ नहीं पाए. वो बोला नहीं समझा नहीं. मैंने बोला कुछ क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, कौन से बिजनेस में कैसे. सो ऐसा है कि 2 धुरंधर पिक्चर रिलीज हो गए, तो अभी तीसरा धुरंधर नहीं चलेगा, कॉमेडी पिक्चर लेके आना पड़ेगा. दिस इज हाउ द वे ऑफ बिजनेस. ऑल्सो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है रियल एस्टेट में. सो बहुत मजा आ रहा है. थैंक यू. थैंक यू सो मच. ये होने के बाद अगर आपको लगे ना तो थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे. आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हो तो वो रखना. यू कैन आस्क. I hope all my panelists will be happy to answer. Next, I go to Pawan Kumar ji, and I don't want to say anything. Mic is yours, sir. जो टाइम आप लेना चाहो, just share your journey with everyone and let people get inspired. कोई क्वेश्चन बोलेंगे कि मेरे को? कोई क्वेश्चन नहीं सर, आपका लाइव स्टोरी. हमको पिक्चर दिखाओ, कोई स्क्रिप्ट बिना का पिक्चर बनाओ. इधर मेरा नाम
पवन अग्रवाल है और मैंने रियल इस्टेट ब्रोकिंग फैमिली में मेरे फादर ने चालू की थी 1985 में कैलकाटा में। मैंने 1989 में रियल इस्टेट ज्वाइन किया। अभी मेरी उम्र 55 साल है, तो मैं लास्ट 37 ईयर से रियल इस्टेट में जुड़ा। जितने भी यहाँ यंगस्टर्स हैं, काफ़ी लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने जब अपना रियल इस्टेट कैरियर चालू किया था तो मेरे को अपनी फर्स्ट डील करने में करीब 22 महीने लगे थे। 22 महीने की मेहनत के बाद मैंने फर्स्ट डील की थी और उस समय डील की वैल्यू थी 3.5 लाख रुपए ट्रांजैक्शन की वैल्यू और ब्रोकरेज थी 14,000 रुपया, जो आज भी मेरे को अपनी सबसे बड़ी डील लगती। तो उससे ये था कि एक और प्लस साथ में उस समय में हमने जब उसके बाद ये मैंडेट का और इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स का 95-96 तक कुछ भी लोगों को आइडिया नहीं था। इकोनॉमी लिबरलाइज हुई 91-92 से आफ्टर मनमोहन सिंह गेव लॉट ऑफ न्यू दैट। पहले तो सारी चीजें लाइसेंस राज और मोनोपोली और डुओपोली पे चलती थी, फिर होम लोन्स का मार्केट खुला और हमने देखा कि रियल एस्टेट मार्केट बड़ा डिसऑर्गेनाइज्ड है और यहाँ पर एक रियल एस्टेट के अंदर में बिल्डर्स को और ब्रोकर्स, रियल एस्टेट बिल्डर्स को तो गुंडा ही समझा जाता था। अगर आप 1980s 90s की जितनी मूवीज देखेंगे तो उन मूवीज में रियल एस्टेट बिल्डर्स को हमेशा ही एक बहुत ही खराब तरीके से ही दिखाया जाता था और रियल एस्टेट ब्रोकर्स को भी जो है बहुत ही, आप समझ लीजिए कि एक इमेज नहीं थी, कोई उनकी रेपुटेशन नहीं थी, उनका कुछ भी नहीं था। तो इतना अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट को हमने सोचा कि कैसे इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो हमने बोला कि डेवलपर्स के साथ में मिलके, रेरा तो 2016-17 में आया, बट वी विथ माय फादर्स ब्लेसिंग एंड विथ माय फादर थिंग, उन्होंने हमको एक ही चीज सिखाई थी कि पैसा जिसका भी लगा रहे हो अपना पैसा समझ के लगाओ तो कोई भी डिसीजन गलत नहीं होगा। बाहर के रुपया को अपना पैसा समझ के लगाओ। तो हमने डेवलपर्स के साथ में फिर उस समय में ये जो मैंडेट की आज अपने लोग बात किया, मैंने भी पूरा बॉम्बे के सारे काफी यंग प्लेयर्स थे, उनकी भी थॉट प्रोसेस सुनी मैंडेट के बारे में। तो वी स्टार्टेड दिस मैंडेट बिजनेस इन द बैक इन 1997 इन कैलकाटा और उस समय उसके अंदर में हमने उसको बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में ये पूरा सेल्स, पोस्ट सेल्स, चैनल पार्टनर मैनेजमेंट, ये सारी चीजों को हम लोग उस समय से करते हुए आ रहे हैं और बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड आज के दिन में हमारे पास करीब 325 लोगों की टीम है और 325 और कैलकाटा में हम आज के दिन में वी आर डूइंग अराउंड 42 प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर में मैंडेट पे काम करते हैं और इसके अलावा अब बेंगलोर और हैदराबाद में भी हमने ऑफिस खोली है और मेनली फोकस हमारा ज़्यादा मैंडेट बिजनेस के ऊपर में ही है और उसी के अंदर में अभी हम लोग चैनल पार्टनर्स को भी, जैसे प्रतीक बता रहे थे फ्रॉम स्टेलियन रियल्टी कि हाउ वी कैन एम्पावर चैनल पार्टनर्स, तो वी आर ऑल्सो डूइंग लॉट ऑफ वर्कशॉप विद चैनल पार्टनर, द प्लेटफॉर्म्स आर देयर, एप्स आर देयर, पोर्टल्स आर देयर, ऑल दोज थिंग्स आर देयर। तो जर्नी ये जो है लास्ट इतने सालों के अंदर में और आज भी मेरे को इंस्पायर करता है, आज भी मैं फुल, हाँ, लेकिन मैंने ये किया है कि विद टाइम टुडे इवन इफ आई डोंट अटेंड माई ऑफिस फॉर नेक्स्ट 6 months, मेरे बिजनेस में मेरे को मालूम है कि 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज आई हैव बिल्ड द टीम्स एंड after so much time, I spend a lot of time on strategy, on business development, on key decisions. There are a lot of different senior people जो leadership पे अलग अलग roles को देखते हैं और मैं जो है आज मतलब the whole idea is basically जब भी आप बड़ा काम करोगे तो आपको टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, ओनरशिप देनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट देना पड़ेगा और उनको आप एम्प्लॉय की तरह नहीं रख सकते हो, उनको आपके बिजनेस में उनको आपको अपना पार्टनर बनाना पड़ेगा, अपना स्टेक होल्डर बनाना पड़ेगा और उनके साथ पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों रिलेशंस को बहुत ज़्यादा आपको महत्व देना पड़ेगा। Scaling up is the biggest challenge that this industry sees. So one thing that comes to my mind जब इन्होंने इतनी अच्छी बातें बोली, बाकी इंडस्ट्रीज में ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं है तो इस इंडस्ट्री में क्यों है? थिंक अबाउट दिस। मुझे कई बार ऐसे लगता है कि एक ब्रोकर का लाइफ होता है ना, वो बहुत हार्ड होता है, डिफिकल्ट होता है। 22 महीने के बाद पहला डील करना तो ठीक है, उनके पिताजी तो ब्रोकर थे, वो सेकंड जनरेशन है तो सस्टेन कर पाए, पर अगर कोई इंडिविजुअली खुद चालू करता है 8 महीना, 10 महीना, 22 महीना, सोचो कितना डिफिकल्ट पार्ट है। ये जितनी हार्डशिप्स आती है लाइफ में, एक ब्रोकर को वो बहुत हार्ड बनाते जाते हैं और जैसे आदमी हार्ड बनता है ना, वैसे उसका ईगो भी बहुत बढ़ता है। वी द ब्रोकर्स, सारे ब्रोकर्स को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, बहुत ज्यादा ईगो है। ये मुझे लगता है स्केलिंग अप में कहीं ना कहीं एक रुकावट है। व्हाट ही सेड कि रिस्पेक्ट दो, उसको अकाउंटेबिलिटी दो, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, अथॉरिटी दो, तो आदमी आपके साथ जुड़ेगा, आपका टीम बड़ा बनता जाएगा, जुड़ेगा और आपके साथ रहेगा। थैंक यू सो मच सर, योर वर्ड्स वेर गोल्डन वर्ड। सो लेट मी कम to Hitesh Thakur. Hitesh is a close friend.
वी वेर टुगेदर इन NAR इंडिया एंड आई नो हितेश के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ. बट हितेश, आई वुड वांट यू टू शेयर योर स्ट्रगल स्टोरीज, हाउ यू गॉट इनटू दिस बिजनेस. मैं व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन इज, मुझे कुछ मालूम है इसलिए मैं बता रहा हूँ. ये BKP में मैंने आज देखा बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स है. BKP इंस्टीट्यूट है जहाँ पे लोग पढ़ाई करने के लिए आते हैं. पढ़ाई करने के लिए क्यों आते हैं? बिकॉज उन्होंने चूज किया है इस प्रोफेशन को. उन्होंने दे हैव डिसाइडेड टू बिकम अ ब्रोकर बाय चॉइस. इससे पहले वाली जनरेशन में आपको बताता हूं मैं, 80% नहीं, 90% नहीं, 95% पीपल बिकेम ब्रोकर बाय फोर्स, नॉट बाय चॉइस. कुछ कर रहे थे, नहीं चल रहा था, कोई और सूझ नहीं रहा था, इसलिए वो बने. दिस इज अ बिग वेलकम चेंज. पीपल आर बिकमिंग ब्रोकर्स बाय चॉइस. सो प्लीज शेयर योर स्ट्रगल स्टोरी. थैंक यू अभिजीत, थैंक यू सो मच विनोद भाई. जब पवन भैया जो है 1989 में रियल एस्टेट में आ गए थे, तब तो शायद मैं 5 या 6 साल की था. तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम हितेश ठाकुर है एंड रिप्रेजेंटिंग माय कंपनी रणवीर रियल्टी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड. मेरा स्कूल और कॉलेज उज्जैन के एक सरस्वती स्कूल से मैंने पढ़ाई करी. उसके बाद में मैंने BSc कंप्यूटर साइंस किया. मेरा सपना था कि मैं MCA करूं और MCA करने के बाद तब काफ़ी ऐसा बोला जाता था कि इंजीनियर बनना है, फॉरेन जाना है, फॉरेन में जॉब करना है. पर जैसा अभिजीत ने बोला कि जैसा सोचो हमेशा वैसा होता नहीं है. मेरे फादर पंजाब नेशनल बैंक में काम करते थे, 3 भाई बहन थे, तो बहुत सारी परेशानियां थी जिसके कारण मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया और मुझे काम करने के लिए 2000 में इंदौर आना पड़ा. तो जन्मभूमि छोड़ के कर्मभूमि मैंने इंदौर को चूज किया. उसको मिनी मुंबई बोलते हैं. तो ऐसा बोला जाता है कि सपने पूरे करना हो तो मुंबई आना चाहिए. तो मैंने मिनी मुंबई को चूज किया और उसके बाद सबसे पहले मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में 3000 रुपये की जॉब करी. HDFC में कार लोन, पर्सनल लोन किया. HSBC में क्रेडिट कार्ड बेचा, शेयर मार्केट किया, गोल्ड सिल्वर बुलियन का काम भी किया. फिर 2 साल के लिए उज्जैन जाके एक गारमेंट्स का शॉप स्टार्ट किया, बडीज फैशन हाउस के नाम से. मैं बॉम्बे में लिंकिंग रोड पे आता था, जीन्स टॉप वगैरह सब खरीदता था, फिर उसको उज्जैन लेके जाता था और वहाँ पे सेल करता था. तो ये करते करते 2007 हुआ और 7 में वापस से मैंने सोचा कि शायद वर्किंग नहीं हो पा रही है तो इसको फिर से इंदौर जाना चाहिए. और 2007 सितंबर में जब मैं इंदौर आया, 2008 में मेरी शादी हुई. जब मेरी शादी हुई तब मेरे पास में जॉब नहीं था. मेरी वाइफ का गवर्नमेंट जॉब था, PSC क्लियर करके एक्साइज इंस्पेक्टर. उसके बाद में उसने शादी किया ऐसे व्यक्ति के साथ में जिसके पास जॉब नहीं था. उसको 6500 रुपया मिलता था. उस 6500 में हमने घर चलाया. और उसके बाद मुझे किसी ने बोला कि यार ऐसा लगता है कि आप अच्छे से बात करते हो, सब करते हो, तो आपको मार्केटिंग करना चाहिए और आपको रियल एस्टेट का काम शुरू करना चाहिए. और जैसा भैया ने बताया कि भैया को 22 महीना लगा था फर्स्ट डील करने में. मेरे पास में एक छोटी वैगनआर कार थी, मैं उसी से सब लोग को विजिट करवाता था. और लगभग साल भर 365 दिन में मैंने 400-500 विजिट करवाया, पर एक भी डील नहीं हुआ. वो पेट्रोल के पैसे भी रेणु से लेना पड़ते थे. तो मैं अपने फ्रेंड के पास वापस गया. मैंने कहा बहुत गलत राय दी, मैं रियल एस्टेट का बंदा नहीं हूँ, मुझे आपकी कंपनी में 25,000 की जॉब दे दो, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ 25,000 है. मेरा बेटा हो गया है, मेरे पास अभी तक काम नहीं है. तो उन्होंने बोला कि 1 महीना और काम कर लो, उसके बाद में नहीं होगा तो मैं 25,000 की आपको जॉब दे दूंगा. और मुझे याद है 1 जुलाई 2009 को मेरा फर्स्ट डील हुआ जिसमें मुझे 36,000 मिला. और उसी महीने में 5 जुलाई, 7 जुलाई और 9 जुलाई करके पूरे महीने में जो डील किया उसका टोटल ब्रोकरेज था 2,36,000 रुपया. और उससे मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास में साल भर का पैसा आ गया, क्योंकि मैंने उसको ऑलमोस्ट 25,000 से डिवाइड कर लिया था. और मेरे फ्रेंड ने फिर मुझसे पूछा कि अब क्या करना है, तो मैंने कहा अब सिर्फ रियल एस्टेट करना है. और वो दिन है और आज का दिन है. आज मैं इंदौर में मैंडेट का काम कर रहा हूँ. आज भी 7 से 8 प्रोजेक्ट मेरे पास मैंडेट है. 35 लोगों का टीम है. मैं लीजिंग का भी काम करता हूँ. तो ये मेरी जर्नी है. थैंक यू अभिजीत. पिक्चर का स्टोरी लगा कि नहीं लगा? Isn't it inspiring? सो नीलेश भाई अपनी स्टोरी तो अभी छे नहीं. सो बट वन थिंग,
ऐसा स्टोरी है ना पिक्चर में ज्यादा चलता है, लोगों को ज्यादा पसंद आता है। डिफिकल्टी कुछ नहीं है, तकलीफ है और फिर हीरो बनना। अगर आप ऑलरेडी जुहू में रह रहे हो, अगर ऑलरेडी पिताजी का बिजनेस है, तो फिर आप कैसे बैटिंग कर रहे हो अभी इतने सालों से? प्लीज शेयर योर स्टोरी। हेलो एवरीबॉडी। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे आया हूँ विनोद भाई की वजह से, उन्होंने बोला और मैं ना नहीं बोल पाया। तो ठीक है, जो बोलूँगा आप समझ लेना, सही गलत जो भी है समझ लेना। तो मैंने हितेश भाई का बात सुन के मुझे लगा मेरा लाइफ तो बहुत इजी है, मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं। इनफैक्ट अभिजीत भाई से बात किया, पवन जी की बात सुनी। तो 1984 में मेरे फादर ने बाई चांस रियल एस्टेट में वो आ गए गलती से। बाजू का फ्लैट देखने को आया था, वो बंद था फ्लैट, हमारा फ्लैट देखने आया। मेरे फादर ने, तभी मेरे मामा वो टाइम पे इन्वेस्टर थे, अने बोला एक फ्लैट है घाटकोपर में। वो आया था थाना से, जू में फ्लैट देखने आया था। मेरे फादर ने घाटकोपर का फ्लैट ऑफर किया, बोले ठीक है चलेगा। दूसरे दिन दिखाया, सौदा हो गया। मेरे फादर बोले ये तो मस्त काम है, कुछ है ही नहीं इसमें, तो 5-6 हज़ार रुपया कुछ दलाली मिला था। तो उसके पहले मेरे फादर जो है वो बोलते थे, हम लोग का आयरन एंड स्टील मेरे फादर का बिजनेस था, हमारा फैमिली बिजनेस था। ने बोलते थे धंधे में मज़ा नहीं है, ये है वो है। मैं 7वीं 8वीं में था, उनकी बात सुनता था। मैं बोला मेरे को स्ट्रेस आ गया। मैं बोला साला गुजराती का लड़का था, धंधा ही करने का था, अभी पप्पा का धंधा नहीं चलता है तो मैं करूँगा क्या? ठीक है। और ये पहला डील लकीली हो गया 1984 में। तो 1987 10th का वेकेशन था, तब से फादर के साथ जुड़ गया। लाइसेंस नहीं था तो साइकिल पे फ्लैट दिखाने जाता था, कुछ मालूम नहीं था, कुछ डर नहीं था। अने पैसे की कोई गणित ही नहीं थे ना, क्योंकि मेरे लिए पैसे का कोई वैल्यू नहीं था। आज भी मेरे जेब में पैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैं बोला ठीक है ना, अपने को काम ही करना है, अने धंधा ही करना है तो ये करे। तो मैं तो बहुत इजीली ये लाइन में आ गया, बहुत इजीली समझो काम भी होने लगे। छोटे बड़े कोई वैल्यू नहीं थी, पर जो क्लिक कर गया वो ऐसा था, जेवीपीडी स्कीम में पगड़ी के फ्लैट बिकते थे, ठीक है। अने जो अपने हम लोग जैन है और जो अपने मतलब संस्कार है, तो यही बात है कि जैसे पवन जी ने बताया, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अपना क्लाइंट का पैसा वो अपने से ज़्यादा महत्व का है, ठीक है। तो मैं सोचूं साला पैसा पूरा देने का और वो ये पगड़ी के फ्लैट, वो लैंडलॉर्ड दबाने का, नाटक करने का, ये करने का, वो करने का। और ये मेरा बहुत झगड़ा होता था। तो ट्रांसफरेबल टेनेंसी के उसके बाद डॉक्यूमेंट्स चालू हुए, और अभी को ओनरशिप जू स्कीम में बिकता है, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट है। तो ये जो जर्नी थी, ये पगड़ी, ट्रांसफरेबल टेनेंसी और को ओनरशिप में, इसमें मेरा लैंडलॉर्ड के साथ बहुत झगड़ा होता था। और मैं लीगल समझने लगा, लीगल पढ़ने लगा, क्योंकि मुझे क्लाइंट को अच्छा देना था, ठीक है। अने उसमें समझो सब आज भी 70-80% जो बड़े लॉयर्स हैं जो मुझे जानते, यही सब जू स्कीम की जर्नी की वजह से। अने समझो काम जो है मतलब कैसा था, वो फ्लैट से चालू करके प्लॉट्स। अच्छा, जेवीपीडी स्कीम बेसिकली क्लस्टर ऑफ यूएचएन है, ठीक है। वहाँ पैसे वाले लोग ही है, पैसे वाले लोगों के बीच में ही मैं रहा। तो जर्नी बहुत आसान थी, पर क्वालिटी ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो हमारा बढ़ते गया। रिलेशनशिप, जो ट्रस्ट बिल्डिंग था वो नेचुरली हो गया, क्योंकि लोग को मतलब ऐसा लड़का जो उसके लिए जान लगाता था अच्छा लगने लगा। अने लोग अपने को मतलब ऐसे है, जू स्कीम में आज भी मेरा 80% धंधा बाय रेफरल है, ठीक है। लोग आज भी समझो बाप को दिलाया, लड़के को दिलाया, अने हर चीज़ मतलब रियल एस्टेट का अगर उसको आर भी सपने में आता है तो जू स्कीम के अंदर हमारा नाम आता है। तो लकी थे, अने चल पड़ी गाड़ी बस। So for those who want to have any takeaway, please understand, अभी इधर दो आप कंपैरिजन कर सकते हो। कोई आदमी है जो बोलता है मैंने 6 ऑफिस 8 ऑफिस बनाया, 8 शहरों में हूँ, 200 एम्प्लॉयज़ है। कोई बोलता है 300 एम्प्लॉयज़ है, 40 मैंडेट प्रोजेक्ट करते हैं। और कोई आदमी है जो बोलता है मैं एक ही एरिया में करता हूँ और इतना क्वालिटी काम करता हूँ कि उसको कॉस्ट ऑफ क्लाइंट एक्विजिशन क्या है मालूम ही नहीं है। ये सब इंग्लिश वर्ड्स नए बच्चों के लिए। ही सेड मेरा 80% बिजनेस तो रेफरल से आता है। दिस इज क्वालिटी। यू माइट चूज फॉर योर लाइफ कि आपको क्या चाहिए। बड़ा स्केल अप करना है, मैं वो ऐसा स्टोरी हो सकता था मेरा विरार में भी ब्रांच है, नाला सोपारा में भी है, ठाणे में भी है, अंधेरी में भी है, बट सिर्फ जुहू में। बट क्या क्वालिटी।
This might be an inspiration to someone. This might be your takeaway. So my next question, Ashok, to you is going to be very specific. Okay, क्योंकि सब लोग मैंडेट, रेसिडेंशियल प्लॉट ऐसा सब ज़्यादा बात करते हैं, तो कमर्शियल लीजिंग जो आपका फोर्टे है, अगर इधर किसी को शुरू करना है वो धंधा 2026 में और 2036 में उसको आपके जितना बड़ा बनना है, क्या करें? बलराम ने मुझे पैसे दिए इस सवाल पूछने के लिए. ओके, पहले तो उसको उस बंदे को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे 36 में जाने के लिए उसको कंपटीशन है ही नहीं. अगर 36 में उसको पहुंचना है तो कमर्शियल रियल एस्टेट में कंपटीशन नहीं है. अगर टॉप के 10 ऊपर के 5-6 आईपीसीज हैं और नीचे सब एक जैसे हैं. सो अगर वो सिस्टमेटिक बिजनेस करता है तो जो नीचे वाले और जो टॉप के आईपीसीज के बीच में 100 टाइम्स का गैप है, उससे ज़्यादा गैप है, तो बहुत कुछ खाने के लिए ऊपर है. तो पहले तो डिसिप्लिन होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा अगर कॉमर्शियल में अपना जगह बनाना है तो. और वो बंदा जो पहली बार आप हायरिंग करते हैं तो उसको पहले दिन में समझ में आना चाहिए कि डिसिप्लिन के बाहर जा ही नहीं सकता है वो, क्योंकि हमारा काम एक सीईओ से होता है, एक एडमिन ऑफिसर से होता है, कंपनी के टॉप मोस्ट ऑफिसर से होता है. तो वो आपको आपके सीईओ के पास तभी लेके जाएगा जो समझता है कि आप डिसिप्लिन्ड है. आपका कपड़े पहनने का तरीके से लेके, आपके प्रपोजल भेजने से लेके, आपके बात करने का तरीका, हर एक चीज़ प्रोफेशनल होगा तो ग्रो होगा. अदरवाइज वो एडमिन वाला अपने सीईओ से इंट्रोडक्शन ही नहीं कराएगा. सो ये बेसिक अपने चेंजेस में लानी पड़ेगी कि हाँ मेरे को प्रोफेशनल बनना है. कॉमर्शियल मतलब प्रोफेशनल चीजें. दूसरी बात हायरिंग भी वो बंदा जो समझता है कि प्रोफेशनल चीज मैं करूंगा, मेरे को कंपनी से साथ में डील में करना है, कंपनी के साथ डील करना है, तो कंपनी के प्रोसेस को उसको पूरा निगलना पड़ेगा. आजकल के लोगों को, मतलब आज जेनजी को समझाना बहुत डिफिकल्ट है. ये शायद हम लोग के सब लोग की स्ट्रगल, हम लोग का जेनजी को समझाना. तो अगर प्रोसेस ऐसा बना दिया जाए कि कॉपी पेस्ट करना इजी हो जाए कि भाई आपके पास आता है, ये आता है तो इसके बाद नेक्स्ट ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो इजी हो सकता है ये पूरा का पूरा. दीपेश भाई, one advice to young people that you would like to give them? ब्रोकर को ब्रांड बनना ही पड़ेगा, वो दिमाग में रख लो. अभी ब्रांड बनने के लिए बहुत इजी है. कोई बोला बहुत बिजनेस करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. नंबर्स पे कोई ब्रांड नहीं बनता है. खाली अच्छे इंसान बन जाओ. मतलब यू हैव टू स्टार्ट विद दैट. बहुत एवरीबडी इज इन पुश मार्केटिंग. मतलब आप बिल्डर टारगेट्स देते मैंडेट टीम को या अपनी सेल्स टीम को. सेल्स टीम क्लाइंट के साथ झूठ कमिटमेंट करता है. 4 ऑफिस ले लो, 2 बेच के दूंगा, उसका प्रॉफिट दूसरे 2 में टच हो जाएगा. अब आप सोचो, वो बिल्डर के टेबल पे ऑफिस पे बैठ के वो कमिट कर रहा है. मतलब बिल्डर ब्रांड कैसे बन पाएगा? मतलब आप ही पुश कर रहे हो, आप ही गलत करवा रहे हो, आप ही नंबर पे जा रहे हो. तो 2016 की बात करता हूँ मैं. 2016 में ओबेरॉय स्काई सिटी बोरीवली में एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था. 22-22.5 हज़ार रुपये का भाव में उन्होंने लॉन्च किया था. बाजू में 2-3 प्रोजेक्ट जस्ट टू नेम रिवाली पार्क था, उसका 25-26 हज़ार भाव था. उस टाइम ब्रांड की वैल्यू नहीं थी. मतलब आपका माल बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपको सस्ता बेचना है. वो सब प्रोजेक्ट रिवाली आज 27 हज़ार प्लस में बेच रहा है. बोरीवली वेस्ट का भाव उस दिन भी 32 हज़ार था, आज भी 32 हज़ार है एवरेज. ओबेरॉय स्काई सिटी का 60 हज़ार रुपया भाव है. आप ब्रांड बन गए ना, इतना पैसा आएगा.
कि आदमी सोच ही नहीं पाएगा। मतलब आपके पास कैलकुलेशन है, आपको रात को कोई बोल दे कि एक बैंक लूटना है, कितने थैले लूट सकते हो आप? आपको छोड़ दिया ये बैंक, मतलब कोई केस कबाड़ा नहीं होगा, आप बैंक लूट लो। आप लूटेंगे कितने? 2-3 बैग भर के आएगा ना पैसा। 10-10, 20-20 करोड़ के फ्लैट से बॉम्बे में 4-4% ब्रोकरेज अभी चालू हो गया है बिल्डर का। सर मैं आ जाता हूँ बॉम्बे बड़ौदा छोड़ के। तो आप 2-4 फ्लैट बेचो, 2-4 करोड़ रुपया मिलता है। आप सोचो कितना पैसा है। लेकिन वो बेचने के लिए जो इंसान बनना पड़ेगा ना आपको। मैं 108 किलो का था, आपको जस्ट बता दूं, जिसने देखा होगा पता होगा। तो आपको हर तरीके से अच्छा बनना पड़ेगा। आप हेल्थ में अच्छा बनना पड़ेगा, आपको इंसान अच्छा बनना पड़ेगा, आपको ब्रोकर्स, मतलब वी आर इन टू ईगो मैनेजमेंट। आप समझो, सामने वाले का जो ईगो है वो मैनेज कर लो। आपको पता होना चाहिए इंसान को क्या अच्छा लगता है, कौन से बिल्डर को क्या अच्छा लगता है, कौन से ब्रोकर को क्या अच्छा लगता है। आप उसको ह्यूमन नॉलेज, मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करो। और जब वो दूसरी बार आता है, आप जब मुंह से बोलो तो सामने वाले को हार्ट में टच हो, तो ये हो गया काम आपका। थैंक यू। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। नीलेश भाई, आपको मैं लास्ट पूछूंगा पवन जी। नीलेश भाई, Nilesh bhai's father was in this business, his all brothers are in this business, his next generation is into that business. One advice to people who want to build a legacy in this business. अभिजीत भाई, बेसिकली जो हमने ग्रो किया है ना, यह जो हमारा धंधा जो है वो ट्रस्ट का है। हम लोग लग्जरी बेचते हैं, अने ट्रस्ट जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मतलब हर लोग वही बात बोलते हैं, मेरे ख्याल से जो सीजन है ये सब समझते भी है। तो ट्रस्ट लोगों का टूटना नहीं चाहिए, कस्टमर का। मतलब पैसा आएगा नहीं आएगा कुछ मैटर नहीं करता है। साल में आज भी 2-4 करोड़ रुपया शायद दलाली मेरा टूटता होएगा, ठीक है। तो ट्रस्ट गेन करो, आपका धंधा जो है ना अगला 100 साल 200 साल चलते रहेगा। ये सब मुझे टेक्नोलॉजी कुछ समझ नहीं आता है, पर लोगों को, जो बड़े लोग हैं ना, वो लोग को तो ट्रस्टवर्दी पीपल चाहिए कि भाई जिसके ऊपर आज हमारी ऑफिस में समझो 100 करोड़ का 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन और उसका पेमेंट जो है वो बहुत नॉर्मल बात है, ठीक है। तो ब्लाइंडली लोग पैसा छोड़ के जाते हैं, तो ये बस आप गेन करो, कोई टेंशन नहीं। Hitesh, what according to you is going to be the future of this profession going ahead? देखिए, मैंने वैसे आपको पहले बताया कि मैं गलती से रियल एस्टेट में आया था, पर आज मुझे इस पे प्राउड होता है। और मुझे यहाँ बैठ के भी प्राउड हो रहा है, क्योंकि पहले के टाइम में हमको सिखाने के लिए मेंटर नहीं हुआ करते थे कि रियल एस्टेट कैसे करना है। हमको लोगों को देख के काम करके सीखना पड़ता था। पर हमारे गुरुजी ने पाठशाला बनाई है जहाँ पर बच्चे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। काम करने के पहले उनको पता होता है कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया के अंदर रियल एस्टेट से बड़ा, अच्छा, और जैसा भैया ने बोला, जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा किसी इंडस्ट्री में नहीं आ सकता है। ऐसा कोई ड्रीम नहीं है जो आप देखें और वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री इसमें पूरा नहीं हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सालों से रियल एस्टेट का जो बिजनेस है वो चला आ रहा है। आने वाले 50 साल 100 साल तक भी ये ग्रो करेगा। और एक रियल एस्टेट का बिजनेस ऐसा है जिसमें जीरो रिस्क के साथ में मिनिमम 15 से 18% का रिटर्न हर साल आपको सालों से मिलता आ रहा है और आने वाले सालों में मिलेगा। तो मुझे रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, डेवलपर का बेटा डेवलपर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है। तो आने वाले टाइम में ये ब्रोकर और ये रियल्टर की लेगेसी इस तरीके से हो कि हर रियल्टर का बेटा भी बोले कि मुझे भी रियल्टर बनना है। थैंक यू। पर्सनली मेरा व्यू ऐसा है कि ये फ्यूचर में रियल एस्टेट ब्रोकरेज प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, रियल एस्टेट की नहीं। रियल एस्टेट ब्रोकरेज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बिजनेस होगा। जो कंपटीशन होगा ना वो नंबर्स का कम हो जाएगा,
एंट्री बैरियर न होने की वजह से, लाइफ में और चॉइसेस न होने की वजह से बहुत ज़्यादा लोग ब्रोकर्स बन जाते थे, वैसे लोगों को सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कंपटीशन क्वालिटी में बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा। सो इफ यू वांट टू सस्टेन फॉर लॉन्ग इन दिस बिजनेस, यू विल हैव टू इंक्रीज योर क्वालिटी इन ए बिग वे। लास्ट क्वेश्चन टू पवन जी, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बचा के रखा था सर। व्हाट बियॉन्ड बिजनेस, व्हाट बियॉन्ड मनी? सबने बिजनेस, करोड़ों पैसे की बात की, कमाने की बात की, बियॉन्ड दैट तो बियॉन्ड बिजनेस बेसिकली रियल एस्टेट के बिना का बात करना है कि रियल एस्टेट किसी भी बारे में सर जो आप कहो ना, ये सब लोग आपको सुनने के लिए आतुर है, मैं खुद भी आतुर हूं। योर व्यूज ऑन लाइफ बियॉन्ड जस्ट मेकिंग मनी। उसके पहले मैं एक जस्ट जो अभी हितेश ने बोला उसके बारे में जस्ट और एक तो इंसाइट देना चाहता हूँ रियल एस्टेट के बारे में। और अभिजीत ने भी बताया कि जैसे हितेश ने बोला कि 50 साल 100 साल तक रियल एस्टेट में कोई चैलेंज नहीं है फॉर रियल्टर्स, और अभिजीत ने एक डिफरेंट इंसाइट दी कि आने वाले टाइम में रियल एस्टेट विल बी मोर चैलेंजिंग एंड विल बी वेरी प्रोफेशनल एंड लॉट ऑफ पीपल विल गो आउट ऑफ द सिस्टम। तो मैं दोनों की बातों से ही सहमत हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं भी ये समझता हूँ कि रेरा आने से, रियल एस्टेट में रेगुलेटरी एक्ट आने से कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिला है। बट अभी भी आज के दिन में रियल एस्टेट ब्रोकिंग के ऊपर में इंडिया में कोई एजुकेशन लाइसेंस नहीं है। जो आज के दिन में कंट्रीज लाइक अमेरिका में और यूरोप में अगर आपके पास में मिनिमम 2 साल का, जैसे अपने यहाँ डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, अगर आपके पास कोर्स और अगर लाइसेंस नहीं है तो आप रियल एस्टेट का कंसल्टिंग का काम नहीं कर सकते हो। तो वो चीज़ जो है आने वाले टाइम में इंडिया में भी आएगी। जैसे जैसे कंट्री डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलपमेंट की तरफ और जाएगी, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि इंडिया में भी रियल एस्टेट एजुकेशन विल बी मस्ट फॉर डूइंग अ रियल एस्टेट ब्रोकिंग। बिकॉज आई वॉज जस्ट चेकिंग महारेरा, आई थिंक महारेरा में आज के दिन में करीब 55 से 60 हज़ार ब्रोकर हैं क्या, कि और ज़्यादा हैं? महाराष्ट्र, ओ आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन इट इज 56,000। तो 56,000 ब्रोकर्स हैं आज के दिन में जो महाराष्ट्र के अंदर में काम करते हैं। तो और लेकिन रियल एस्टेट बीइंग अ कैटलिस्ट, और किसी भी रियल एस्टेट एक स्पेकुलेटिव प्रोडक्ट नहीं है, रियल एस्टेट एक कमोडिटी है। रियल एस्टेट एक इसेंशियल कमोडिटी है और रियल एस्टेट के अंदर में ऑलवेज उसकी रिक्वायरमेंट्स रहेगी। बट समय के साथ में हम लोगों को रियल एस्टेट फ्रेटर्निटी में रियल एस्टेट एजेंट्स को, रियल एस्टेट ब्रोकर्स को ट्रस्ट के साथ भी तो काम करना पड़ेगा, लेकिन नई नई लर्निंग्स पे भी काम करना पड़ेगा, प्रोसेसेस पे भी काम करना पड़ेगा। जैसे अशोक जी ने बोला, प्रोफेशनलिज्म भी होना पड़ेगा, डिसिप्लिन भी लानी पड़ेगी, सब चीज़ों के ऊपर काम करके तब जाके ही आगे अपने बहुत सक्सेसफुल रियल्टर हो सकते हैं। अदरवाइज lot of competition will be there, so it will not be a easy time to come, but people who will do their work diligently and properly, unke liye sky will be the limit. This much I can say. So beyond business, अभिजीत ने मेरे से पूछा है, तो at the age of around 38-39, right now I am at 55. So at the age of 38-39, I was very confused. I was making a lot of money, I was doing a lot of business, but somehow I was not getting the enjoyment and the kick in my that कि मैं कर क्यों रहा हूँ, इसका क्या है, कितना कमाऊँगा, क्या करूँगा. I was very confused. And ये confusion मेरे दिमाग में कम से कम I think 2 से 3 साल रहा. And I was not in a good shape from a mind space point of view. I was not in a good space कि इतना करना क्यों है, क्यों करना है. सो आई वॉज इवन थिंकिंग ऑफ कि इसको धीरे धीरे इसको डाउन करते हैं, इतने आदमी, इतना काम, ये चीज़ वो चीज़. बट एट द एज ऑफ 41 मेरे को भगवान बोलिए या क्या बोलिए, कोई ना कोई कहाँ से क्या, किसी ने कोई मेंटरशिप भी नहीं दी, ये अपने अंदर से आया. एंड आई स्टार्टेड कि मेरा पर्पस क्या है इस लाइफ में, भगवान ने मेरे को यहाँ भेजा क्यों है. यहाँ पर आज के दिन में मैं भी हूँ, हितेश भी है, भैया वो फोटोग्राफर भी हैं, भैया वहाँ पर भी हैं. सब लोगों को मैंने देखा कि सब अपना अपना
रोल भगवान ने दिया है, बस उस रोल को प्ले कर रहे हैं। तो मेरे को लगा कि मेरे को भगवान ने रोल दिया है कि मैं काफ़ी लोगों को मेरे थ्रू काफ़ी लोगों को अच्छे से सर्विस दे के घर दिलाऊं, अच्छे से उनको उनका काम करूं, और मेरे थ्रू काफ़ी जितने और घर चलते हैं एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी मैं अच्छे से रखूं, उनके बारे में सोचूं, और बियॉन्ड दैट कैसे मैं आज के दिन में सोसाइटी के लिए या अपने डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर में मैं किस तरीके से अपनी जो वेल्थ अगर कोई भी कमाता हूं तो उसके अंदर में किसको किस तरीके से मैं अपने लोगों में, बाकी लोगों के अंदर में, सोसाइटी में जहाँ रिक्वायरमेंट है उसमें उस पर्पस पे लाऊं। सो आई गॉट माई पर्पस दैट टाइम, एंड देन दैट डे आई डिसाइडेड कि मैं अब कभी भी रिटायर नहीं होऊंगा टिल माई लास्ट ब्रेथ। आई विल कीप ऑन वर्किंग एंड आई विल कीप ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग माई वेल्थ to lot of, and I spend around 1 day in a week only on different NGOs, उनके साथ काम करता हूँ, वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व रहता हूँ। वो मेरा एक दिन मोरलेस हफ्ते में फिक्स है, और मेरा ऑलरेडी मैंने जो भी हमारे फैमिली में, ट्रस्ट में, एवरीवेयर आई हैव प्लेस्ड सर्टेन अमाउंट ऑल्सो विच विल गो टू माई फाउंडेशन, एंड आई विल कीप ऑन डूइंग दैट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और बिफोर यू आप इधर आई जाओ उससे पहले आई से थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू सिटिंग हियर एंड लिसनिंग टू अस पेशेंटली। मे यू फाइंड योर पर्पस इन लाइफ एंड मे यू ऑल हैव लग्जरी ऑफ नॉट गेटिंग रिटायर्ड टिल द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। पाठशाला खुद को आगे लाओ।